नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बुलंदशहर के स्याना हिंसा में 7 साल बाद आया फैसला। इंस्पेक्टर की हत्या में आरोपी दोषी करार, 38 अन्य आरोपी दूसरे मामलों में दोषी। 1 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी फैसला। लखनऊ में यूथ कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम बोले 2017 के पहले चीन के माल से पड़ा था यूपी का बाजार, अब ओडीओपी के उत्पाद ज्यादा। साजिद रशीदी की डिंपल यादव पर टिप्पणी पर अखिलेश चुप। मीडिया के सवालों पर बोले, मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई ना ले। जो लोकसभा में पहनते हैं वही हमारी हर जगह ड्रेस। जालौन में सुविधाओं की कमी ने मानवता संसार की। सड़क पर हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार। शमशान जाने का रास्ता न होने के कारण सड़क पर जलाई चिता। मुरादाबाद में बीजेपी से जुड़े आढ़ती ने छत से कूदकर जान दी। दुकान तोड़े जाने की वजह से था परेशान। मौसरी पहुंचे डिप्टी सीएम, पीड़ित परिवार को दिया आश्वासन। और बुलंदशहर में डीआईजी कला ने दी नैथानी सख्त निर्देश। अब रात में नहीं उड़ेंगे ड्रोन। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सेक्टर 58 क्षेत्र में सोमवार सुबह बिजली विभाग के 37 वर्षीय कर्मचारी सतीश कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। सतीश कुमार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सेक्टर 58 बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। वह मूल रूप से पलवल जिले के रामगढ़ गांव के रहने वाले थे। सतीश को विभाग की ओर से सेक्टर 58 में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में बिजली लाइन को सुधारने के लिए भेजा गया था। काम के दौरान जब वे 11,000 वोल्ट की लाइन पर मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक बैकअप करंट आने से उन्हें जोरदार झटका लगा और ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। साथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये 27-28 की उम्र, लगभग 37 साल है। इसके पिताजी का नाम है ठाकुर लाल, गांव रामगढ़ से है, पलवल जिला इसका। इसकी मृत्यु यहाँ करंट लगने से हुई है सेक्टर 58 में। और अभी इनके परिजनों ने कोई दरखास्त नहीं दी है। जैसी दरखास्त प्राप्त होगी हम उचित कार्रवाई करेंगे, जिसकी भी कोई गलती पाई गई। अंतर के बिजली के पैनल पे को काम करते समय कोई हादसा हुआ है जो मेरे संज्ञान में आया है। अभी हम इसकी पूरी जांच पड़ताल कराएंगे, इंक्वायरी कराएंगे इसकी कि क्यों और कैसे हुआ। चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से भी इसकी हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, हम उससे भी सहयोग लेकर के उसकी पूरी जांच पड़ताल कराएंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां पुलिस ने एक और एनकाउंटर को अंजाम देते हुए कुख्यात बदमाश भीम को ढेर कर दिया है। पुलिस को मुखबिर ने बताया कि यूपी के अयोध्या का निवासी भीम यहां किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर पुलिस की कई टीमों ने उसकी तलाश शुरू की। वाहनों की चेकिंग करते हुए संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। बीती देर रात रटोली रोड पर बाइक को रोकने का इशारा करने पर पुलिस पार्टी पर सामने से फायरिंग की जाने लगी। बदमाश भीम द्वारा की गई कई राउंड फायरिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को छूते हुए गोलियां निकलने लगी। गनीमत रही बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने से किसी पुलिसकर्मी की जान नहीं गई, लेकिन अचानक हुए इस हमले से संभलकर पुलिस को जवाबी फायरिंग करने को मजबूर होना पड़ा। कुछ देर बाद बदमाश की ओर से फायरिंग का सिलसिला थमने पर पुलिसकर्मियों ने पास जाकर देखा तो बदमाश भीम शांत पड़ा था। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन आधा दर्जन गोलियों के छर्रे लगे थे। पुलिस ने घायल बदमाश को आनन फानन में सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फतेहाबाद जिले के भट्टू कला इलाके से है, जहां झूठी सूचना पर फैलाई जा रही भ्रांतियों का पुलिस ने खंडन किया है। सोशल मीडिया पर भट्टू कला क्षेत्र के गांव खावड़ा के पास नहर के किनारे भारी मात्रा में नशे की दवाइयों के मिलने से संबंधित एक भ्रामक संदेश तेजी से प्रसारित किया गया, जिससे आमजन के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संबंध में जब थाना भट्टू कला प्रभारी उप निरीक्षक राधेश्याम पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और मामले की गहनता से जाँच की तो पाया गया कि घटनास्थल पर जो दवाइयाँ पाई गई थी वह नशे से संबंधित नहीं थी, बल्कि एक्सपायरी डेट की सामान्य दवाइयाँ थी। उक्त दवाइयों को मौके पर ही गाँव खावड़ा कला के सरपंच बलजीत सिंह बेनीवाल की उपस्थिति में नियमानुसार नष्ट किया गया।
बढ़ेगा अगली खबर की ओर। पटियाला शहर की बड़ी नदी में आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। गोताखोर आसू मलिक ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि नदी में एक शव तैरता दिखाई दिया। टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि शव के कपड़ों में से कोई भी पहचान संबंधी वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पटियाला के राजेंद्र अस्पताल के शवगृह में 72 घंटे तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शव की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है। ਪਾਲ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰ ਡੈਡ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਬਾਕੀ कोई पहचान हुई है हर नाम जी? ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੈਰਦੀ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ किलोमीटर ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। रायपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी सामने आई है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अफसरों के तबादले हुए हैं। डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और सीईओ शामिल हैं। विजेंद्र सिंह पाटले सीईओ सूरजा आपको सूरजपुर, पूनम शर्मा उप महाप्रबंधक पर्यटन मंडल, मुकेश रावटे सीईओ गैरेला पेंड्रा मरवाही, रिचा चंद्राकर प्रबंधक स्मार्ट सिटी रायपुर आदि जिम्मेदारियां दी गई हैं। सुनील कुमार चंद्रवंशी सीईओ बालोद, प्रेमलता सीईओ बेमत्रा, कैलाश वर्मा जीएम मार्कफेड नवा रायपुर बनाए गए। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सुनील कुमार चंद्रवंशी सीईओ बालोद बेमत्रा बनाए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 143 नग अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार की गई है। चांदनी थाना अंतर्गत मोहली गांव का यह पूरा मामला है, जहां महिला ने अवैध शराब का भंडारण किया हुआ था। विक्रय करने हेतु भारी मात्रा में भंडारण कर रखी थी शराब। 109 नग गोवा, 34 नग देसी मसाला बरामद किया गया है। 10 लीटर महुआ शराब की भी बरामदगी की गई है। आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी भी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबिकापुर से अगली खबर, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 2 ई-रिक्शा चालकों में जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो पास खड़े लोगों ने बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो अंबिकापुर का बताया जा रहा है। अंबिकापुर न्यू बस स्टैंड के पास का बताया जा रहा है। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
रुक करेंगे अगली खबर का। अंबिकापुर में ग्रेड पे में शीघ्र सुधार की बात कही गई है। नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित घोषित किए जाने सहित 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबिकापुर में ग्रेड पे में शीघ्र सुधार, नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित घोषित किए जाने सहित 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल की जा रही है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के द्वारा आज दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज अंबिकापुर कला केंद्र मैदान में संभाग स्तरीय धरना में सब शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष उमेश्वर सिंह बाज ने कहा कि मौजूदा डिजिटल युग में राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी संसाधनों की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार कार्यालय में संसाधनों की काफ़ी कमी है। शासकीय वाहन, तकनीकी सुविधा, सुरक्षा, मानवीय संसाधन, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाने के चलते कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के हड़ताल में आज दूसरा दिन है। कल प्रांतीय हड़ताल रायपुर में सभी शामिल होंगे। अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है तो आने वाले समय में और उग्र और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। निश्चित ही क्या बोलते हैं, काम तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम ये जो हड़ताल कर रहे हैं ये हमारी स्वयं की मांग नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें शासन संसाधन दे, लोगों का काम हम बेहतर ढंग से और तीव्र गति से कर सकें। क्योंकि तहसील में कोई भी व्यक्ति आता है, उसका काम नहीं होता है तो जिम्मेदार यही माना जाता है कि तहसीलदार ने हमारा काम नहीं किया। लेकिन वो काम नहीं किया, उसके पीछे कारण ये है कि तहसीलों में बहुत सारे काम हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। आज संभाग स्तर पे हम सब धरने पे बैठे हुए हैं हमारी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें से कुछ प्रमुख मांगों में से हमारा संसाधन नहीं, काम नहीं जैसा हमारा नारा है। उसी हिसाब से हमारे पास स्टाफ की कमी है। सबसे पहले तो स्टाफ की कमी है और कंप्यूटर सिस्टम नहीं होते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने नन के मामले को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्म जाति को समान अवसर प्रदान करता है। संवैधानिक अधिकार के तहत सभी जाति धर्म के लोगों को स्वेच्छा से पूजा पाठ और धर्म मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में इसका खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा है। दुर्ग में हुए नन लोगों के साथ हुई घटना इसी का एक हिस्सा है। लोगों के बीच डर, टेरर पैदा करने के लिए कुछ संगठन काम कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जहां कई गांवों की बिजली व्यवस्था ठप है, वहीं बिजली विभाग की लापरवाही ने हालात और बदतर बना दिए हैं। जिले के तमरुआ गांव के ग्रामीण बीते 1 महीने से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। शिकायत के बावजूद अब तक समाधान नहीं हो पाने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने 1 माह पहले ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना बिजली विभाग को दी थी, लेकिन विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया तब जाकर विभाग की टीम गांव पहुंची, लेकिन यहां लापरवाही की पराकाष्ठा देखने को मिली। ट्रांसफार्मर को भैंस गाड़ी में लादकर खेतों के रास्ते बिजली पोल तक ले जाया गया, जिससे किसानों की खड़ी फसल को नुकसान भी हुआ। सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि जो ट्रांसफार्मर लाया गया वह खराब निकला। यही नहीं, विभाग ने 2 बार ट्रांसफार्मर बदला, लेकिन दोनों बार खराब ट्रांसफार्मर भेज दिए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली विभाग को यहाँ ये तक जानकारी नहीं है कि उनके पास कौन सा ट्रांसफार्मर कार्यशैली किसकी ठीक है और कौन सा खराब है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत मारू की है, जिसे मंत्री दयाल दास का गढ़ कहा जाता है। वहां के किसान इस समय बेहाल हैं। किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही खाद प्राप्त करने के लिए परमिट कटवाए थे, लेकिन अब तक उन्हें खाद नहीं मिल पाई है। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक प्रकाश साहू और उनके कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। जिन किसानों ने हाल ही में परमिट कटवाए उन्हें पहले ही खाद उपलब्ध करा दी गई है, जबकि पहले से कटवाए गए परमिट वाले किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने आशंका जताई कि यदि परमिटों की जांच की जाए तो बड़ा खुलासा हो सकता है। समस्या डीएपी खाद के है, यूरिया के है। लगभग 3 महीना हो गए खाद कटे, लेकिन आज तक मिले नहीं है।
जो 8 दिन 15 दिन पहले कटवाए हुए टोकन में मिली भगत करके पूरा बांट दे गए। ये बात ला हम समिति प्रबंधक कई बार बोल रहे हैं, लेकिन आज तक वो कोई ध्यान नहीं दी से बात में। तो समिति प्रबंधक क्या बोलते हैं? और सब किसान को वही हालत है, 3 महीना 2 महीना कटे वाला आज तक नहीं मिले है। जो तुरंत 8 दिन में कटवा है, 4 दिन के अंदर कटवा है, पूरा बांट दे गए। ट्रक दे है, का किसान भर भर के पूरा फुल कोटा देते हैं। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत छिंदिया में संवाद से समाधान के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक भैयालाल रजवाड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का छिंदिया में आगमन हुआ था। तब ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मांगों के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें आरसीसी सड़क, पुलिया, सफल सेंटर, सामुदायिक भवन सहित 1 करोड़ से ज़्यादा के कार्य स्वीकृत किए गए थे। वहीं समाधान शिविर में ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन को जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया। मंत्री जी का जब छिंदिया में प्रवास हुआ था उस समय बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर हुई थी और बहुत सारे आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका निराकरण किया गया है। जो हमारे पास उपलब्ध मद था उससे लगभग 1 करोड़ के ऊपर तक का काम स्वीकृत हुआ है। अब छिंदिया में सब हेल्थ सेंटर के अलावा सामुदायिक भवन, 3 सीसी रोड और 1 आरसीसी पुलिया का निर्माण होगा। इसके अलावा एक डिमांड लोगों की थी यहाँ पे पीएमजीएसवाई रोड बनाने के लिए, तो धरती आबा में उसका डीपीआर बना के प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा एक पास में गेज नदी से जल लेने के संबंध में था, तो उस पर भी काम डब्ल्यूआरडी के द्वारा किया गया है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। कबीरधाम में सड़क, पानी, बिजली जैसे कई मुद्दों की मांग को लेकर ग्रामीणों व कांग्रेसी नेताओं ने बरसते पानी में नेशनल हाईवे को घंटों तक जाम रखा। बता दें कि कबीरधाम जिले के ग्राम परसाह के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण व जिले के कांग्रेसी नेताओं ने ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाएं जैसी कई मुद्दों की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। घंटों तक जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे ग्राम के ट्रांसफार्मर को खराब हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी सुध तक लेने को तैयार नहीं। अगली खबर सुकमा से है, जहां बड़े खूंखार नक्सली लीडर माने जा रहे हिडम्मा के पैतृक गांव पूर्वती सरकार की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। पूर्वती गांव को जगरगुंडा से जोड़ने वाले बैली ब्रिज के निर्माण ने आवागमन को सुविधाजनक बना दिया है। इसलिए दशकों विकास से वंचित रहे बस्तर के इस दूरस्थ इलाके के विकसित होने के साथ अब लोगों के जीवन में भी सुधार दिख रहा है। ब्रिज निर्माण से पहले जहां यहां के बासिंदों को लंबी दूरी तय कर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं मिल पाती थी, वहीं अब कम दूरी तय करते ही वह सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। ग्रामीण स्वीकार करते हैं कि सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर की राह बहुत आसान हो गई है। 4 दशकों से नक्सलियों के कब्जे से निकलकर अब बस्तर लाइफलाइन से जुड़ते हुए विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है। कुछ राहगीरों से चर्चा करते हैं और जानना चाहते हैं कि इस नए ब्रिज के निर्माण से उनके जीवन में इस नए एक्टिविटी का क्या फ़ायदा हुआ। पहले रोड नहीं था सर, पहले हम लोग को आने जाने का भी थोड़ा दिक्कत था। अभी ब्रिज बन गया तो थोड़ा अच्छा हुआ। अभी बीमार हुआ रहने से भी और ऊपर से जाने भी नहीं पा रहे। पहले मतलब आना जाना नहीं होता था? नहीं हो रहा था सर। अभी थोड़ा पुलिया बनाए तो अच्छा हुआ। ठीक। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं राजू तोले।
कांकेर में मितानिन कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। कई मितानिन कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती हड़ताल में शामिल होने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अगर कोई मितानिन हड़ताल में शामिल होने से मना करती है तो उसे धमकाया जाता है, उसका वेतन रोक दिया जाता है, रोक दिया जाएगा, उसे काम से निकाल दिया जाएगा, धमकियां दी जाती हैं। यही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उनसे पैसों की भी मांग की जा रही है और मना करने पर उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट किया जा रहा है। मितानिनों के मुताबिक इन सभी गतिविधियों के पीछे मितानिन प्रशिक्षक ज्योतिका राय का हाथ है। उन्होंने ज्योतिका राय पर पद का दुरुपयोग करने और व्यक्तिगत हितों के लिए मितानिनों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस संबंध में आप लोगों से मुझको जानकारी मिली है और इसकी जांच कराते हैं और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, ज्योतिका राय नाम से जो एमटी बोलते हैं, उनके खिलाफ पहले भी शिकायत किया गया लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मुझको इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने 1 महीने पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। अभी जांच करा लेते हैं वीएमओ से, उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई। बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ थे, मन के कार्य क्षेत्र में भी परेशानी हुआ थे और वो कर मन के दावा पर पत्र जो भरा थे वहू में परेशानी आ थे। एक हर मन के पैसा के पेमेंट जो होते ओकरों में परेशानी आ थे। कई बार हम शासन प्रशासन जानकारी दे बर कोशिश करें लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई है नहीं हुआ थी। क्या मांग करते हैं आप? देखर बार हमन है यहाँ सब कोई संगठन के माध्यम से बैठे हमन और शासन प्रशासन यही मांग करथन कि हमार मन के तत्काल भुगतान ला कराए और हमार बहनी मला न्याय दिलावाए। हमारे यहाँ पे एमटी ज्योतिका राय वो आती है, आके बैठक लेती है और बैठक में बहुत सारा झगड़ा भी करती है कि आप लोग हड़ताल में क्यों नहीं जाओगे और नहीं जाओगे तो कोरा कागज़ में सिग्नेचर कर दो, उसके बाद पैसा जो गाड़ी भाड़ा है उसको भी दो। तो हम लोग इतना सहमति में नहीं है, इसीलिए हम लोग के साथ झगड़ा भी की है। अभी क्या दबाव बनाया जा रहा है आप लोग के ऊपर? दबाव बना रहे हैं कि फॉर्मेट में सिग्नेचर नहीं करेंगे, आपका वेतन रुकवा देंगे और आपको काम से बाहर निकाल देंगे। परेशानी तो बहुत सारे है, जैसे कि हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो एमटी बार बार मीटिंग में हम लोग को कुछ भी बात लेके परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं। फिर कोई कारणवश एक मीटिंग में नहीं जाने से फिर फॉर्मेट में भी सिग्नेचर नहीं करते हैं और उसी बात को लेके बहुत सारे मतलब बड़ा झगड़ा बनाते हैं और क्या बोलते हैं कि काम से निकाल देंगे। कौन निकाल देंगे बोलते? कौन धमकी बोलते हैं कि काम से निकाल देंगे। ज्योतिका हम लोगों को मीटिंग हड़ताल में बुलाए हैं तो हम लोग हड़ताल में नहीं गए हैं, तो इसलिए हम लोग को प्रेशर बना रहे हैं, इसलिए हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। तो इसलिए क्या मीटिंग के लिए, किस मीटिंग के लिए बुलाया गया? धरना के लिए। अभी हड़ताल चल रहा है एमटी-डीआरपी लोगों का, तो हम लोग नहीं गए हैं, इसलिए हम लोग झगड़ा वगैरह हुआ है, इसलिए हम लोग संगठन वाले मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। क्या मांग किया जाए उनके द्वारा? उनके द्वारा मांग किया गया है कि हम लोगों को 50% वृद्धि करे, लेकिन हम लोगों को तो 75% मिल रहा है, लेकिन हम लोग अभी 50% की मांग क्यों करेंगे? इसलिए अगली खबर बैकुंठपुर से है, जहां मिट्टी बह जाने से बंजारी डांड जलाशय का नहर का हिस्सा जो है वो टूट गया। लगातार बारिश के दौरान बहती रही मिट्टी रोकने के उपाय न किए जाने से ये हादसा होना माना जा रहा है। जलाशय सहित संबंधित नहरें करीब 40 साल पुरानी बताई जा रही हैं। इसके बावजूद मरम्मत के प्रति जिम्मेदारों ने कोई तवज्जो नहीं दिया। नहर टूटने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा होने लगे। ग्रामीणों में समय रहते जलाशय सहित नहरों की मरम्मत न कराने पर नाराजगी देखने को मिली है। लोग नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को कोसते हुए सरकार से जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करने की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर कुरखेड़ा गांव में विदर्भ क्षेत्र के गढ़चिरौली जिले में महाराष्ट्र राजमार्ग क्रमांक 543 का निर्माण 2 साल से भी अधूरा पड़ा है। ये सड़क छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जो न सिर्फ स्थानीय नागरिकों, किसानों और मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। कुरखेड़ा से गुजरने वाली इस सड़क की जिम्मेदारी नागपुर की ठेकेदार कंपनी राजलक्ष्मी को दी गई थी, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं किया गया है। यही नहीं, सती नदी पर बना पुल भी अधूरा पड़ा है। हाल ही में जिलाधिकारी अविनाश पांड्या ने निरीक्षण किया, लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के पालक मंत्री भी हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद विदर्भ से आते हैं। इसके बावजूद सड़क की बदहाल स्थिति सरकार के विकास के वादों पर सवाल खड़े करती है। इस लापरवाही का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, खासकर स्कूली बच्चे, किसान और रोज यात्रा करने वाले आम नागरिकों और आदिवासियों को। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की अनदेखी सरकार की प्राथमिकता पर भी सवाल खड़े करती है। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां डीएम घनश्याम मीणा ने जल स्तर का निरीक्षण किया है। यमुना और बेतवा नदी के बढ़ते जल स्तर का निरीक्षण किया है। यमुना बेतवा के तटबंधों का निरीक्षण डीएम ने किया है और निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। लोगों को राहत देने के लिए पीएससी भी तैनात की गई है, जानकारी उन्होंने दी। बाढ़ के पानी को मुख्यालय के अंदर आने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। यमुना खतरे के निशान से 1.5 मीटर, जबकि बेतवा खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जबकि राहत शिविर केंद्र भी तैयार रखे गए हैं। देखिए, चूंकि यमुना जी और बेतवा जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी डेंजर लेवल से नीचे है पानी, और इसी का निरीक्षण करने आज हम लोग सभी जो सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनके साथ पहुंचे हैं। अभी हम लोग ने जो तटबंध है दोनों यमुना जी का और बेतवा रिवर का, वो अभी हम लोग ने निरीक्षण किया है। किस तरह से पानी को इवैक्यूएशन कराया है, इसकी रणनीति तय की जा चुकी है। जो शहर में जो बारिश का पानी है उसको तेजी से बाहर निकाला जा रहा है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां धक्का प्लेट हो गई हैं। पुलिस लाइन के सामने ट्रैफिक पुलिस का मामला सामने आया है, जहां यातायात पुलिस अपनी जीप को धक्का लगाती नजर आ रही है। पुलिस की जीप को ट्रैफिक सिपाही धक्का लगाते दिखे हैं। होमगार्ड और 2 अन्य व्यक्ति धक्का लगा रहे हैं। फोटो वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुई है। फोटो वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस की किरकिरी हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही है। मामला सदर कोतवाली इलाके के पुलिस लाइन के सामने का बताया जा रहा है। तो पुलिस की जीप को ट्रैफिक सिपाही धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। होमगार्ड और 2 अन्य व्यक्ति धक्का लगाते हुए वायरल हुए हैं, जिसके बाद अब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की किरकिरी होती दिखाई दे रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक का सिपाही और अन्य लोग जो है पुलिस की गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अब धक्का प्लेट गाड़ियां बन गई हैं। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां अब धक्का प्लेट हो गई हैं। पुलिस लाइन के सामने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को धक्का लगाते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां मामूली विवाद में युवक को दी गई है तालिबानी सजा। एक युवक ने पकड़ा तो दूसरे युवक ने भांजी है लाठी। युवक को आई गंभीर चोटें। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक युवक पकड़े हुए जबकि दूसरा युवक तालिबानी सजा दे रहा है। घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा गल्ला मंडी का यह मामला है।
तालिबानी सजा देते ये वीडियो सामने आया है। एक व्यक्ति को तालिबानी सजा दे रहे हैं। एक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को पकड़े है, जबकि दूसरा लाठियां भांजता नजर आ रहा है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। बागपत से अगली खबर है, जहां डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आपको बता दें, डीएम ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। डीएम ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। सफाई सबको स्वास्थ्य व बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करती है। डीएम ने बात कही, स्वच्छता केवल एक विभाग का दायित्व नहीं, स्वच्छता हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बागपत के सिसाना गाँव में चलाया गया स्वच्छता अभियान। डीएम ने हाथों में खुद झाड़ू पकड़ी और स्वच्छता का संदेश दिया। तो बागपत से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, स्वच्छता केवल एक विभाग का दायित्व नहीं है। ये बात बागपत डीएम ने कही, स्वच्छता हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो बागपत से अहम खबर, डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। डीएम ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम जल्दी ही तकरीबन 30 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आधा दर्जन स्थानों को विकसित बनाने जा रहा है। नेहरू नगर चौराहे का लगभग 48.98 लाख रुपए लागत से सुंदरीकरण कराया जाएगा, जिसकी पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। इसी तरह सिद्धनाथ घाट का 9 करोड़ रुपए खर्च कर पुनर्निर्माण किया जाएगा। शहर की शान माने जाने वाले फूलबाग इलाके के सौंदर्यीकरण पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए युवाओं को लाभान्वित कराते हुए उनके सपनों को पंख देने की तैयारी है। इसके लिए 4 मंजिला इमारत का निर्माण कराया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले मात्र 6 माह में ही यह तमाम परियोजनाएं जमीनी हकीकत में तब्दील हो जाएंगी। सीएम वैश्विक नगरोदय योजना के तहत नगर निगम में करोड़ों रुपए का बजट आ चुका है और कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो काम करने लगे हैं। क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए नगर आयुक्त सुधीर कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, फंड आ चुका है, किस तरीके के कौन से प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं? देखिए, CMVNY में हमें लगभग 30 करोड़ का बजट अभी प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी कानपुर में एक प्लान कर रहे हैं। गांधी भवन में हमने उसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है, टेंडर भी हमारा लग चुका है। लगभग 10 करोड़ की लागत से ये डिजिटल लाइब्रेरी बनने वाली है। इसके अलावा सिद्धनाथ घाट, जहाँ पर लोगों की काफ़ी आस्था है, मान्यता है, वहाँ पर घाट का पुनर्निर्माण, उसका एक्सटेंशन हम कराने जा रहे हैं लगभग 9 करोड़ की कोस्ट से। CNDS द्वारा इसका टेंडर भी निकाला जा चुका है और वर्क ऑर्डर भी इसमें जारी हो चुका है। इसके अलावा हमारा जोनल कार्यालय 3 जो है, वहाँ पर हमने तय किया है कि उसको सुदृढ़ करने के लिए और वहाँ पर अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जोनल कार्यालय प्लस को-वर्किंग स्पेस हम बनाने वहाँ पर जा रहे हैं। ये ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का रहेगा। इसके अलावा ब्रह्मनगर चौराहे का हमने सौंदर्यीकरण इसमें टेकअप किया है। तो लगभग 30 करोड़ से ये 4 बड़ी परियोजना हमने ऑलरेडी इनमें काम शुरू कर दिया है, अभी में टेंडर भी हो चुका है। धरातल पर कब तक ये दिखाई देने लगेगा और लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे? देखिए, लगभग 6 माह का हमने इसमें ड्यूरेशन रखा है। डिजिटल लाइब्रेरी आज के समय में बहुत बड़ी डिमांड है। न केवल जो पुस्तक प्रेमी हैं, बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको भी एक अच्छा स्थान मिलेगा कि वहाँ पर आराम से बैठ के किताबें पढ़ सकें।
इससे सिद्धनाथ कॉरिडोर जैसे अभी हम निर्माण किया है, सिद्धनाथ मंदिर में जितने श्रद्धालु आते हैं, घाट पर जाते हैं, उनके लिए एक बेहतर और उत्तम व्यवस्था हम वहाँ पर देंगे। इसी तरह नगर निगम को अपनी आय भी बढ़ानी है, प्लस आजकल कानपुर में और काफ़ी शहरों में चलन है कोवर्किंग स्पेसेस का, तो इसलिए हमने इसको क्लब करते हुए प्लान किया है कि वहाँ पर हमारा जोनल कार्यालय प्लस जो कामकाजी लोग हैं उनको एक काम करने के लिए अच्छा स्थान मिले। तो इस तरह से ओवरऑल हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसमें प्लानिंग की है। तो कानपुर के वासी को अगले 6 महीने में हम ये सभी काम धरातल दे देंगे। कानपुर शहर में 6 महीने की काया जो है बदलने वाली है, फिर चाहे वो धर्म स्थल हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह पर नगर निगम कार्य करने जा रहा है। के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे किसान एक बार फिर उग्र हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा में आज हजारों की संख्या में किसानों ने पंचायत की है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न मांगों का डायवर्जन किया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सबोता अंडरपास के पास डायवर्जन किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। गौतम बुद्ध नगर के 41 गांव के हजारों किसान महापंचायत में शामिल हुए। आबादी का पूर्ण निस्तारण, भूमि अधिग्रहण का अतिरिक्त मुआवजा, 5% मुआवजा प्लाट समेत अन्य मांगों को लेकर महापंचायत की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तरों के बाहर महापंचायत की गई। बात है हमारी वही मूल, हमारा 10%, हमारा 5% और आबादी। जब हम लोग इनसे हमारा करार हुआ, हमें मुआवजा मिला और जब हमें 64% मिला, उसमें से भी इन्होंने हमारा 10% काटा है। और ऐसे 10 बिंदु हमारे पास है जिनसे हमें 10% मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी बिंदु सरकार के पास नहीं है जिससे हमें के 10% ना मिले। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार और यहाँ के सीओ, जो भी सीओ यहाँ आता है और 3 साल में जाता है, किसी के यहाँ के सोने के गहने निकलते हैं, किसी के यहाँ हीरे निकलते हैं और सभी जांच में लामबंद होते हैं, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां ड्रोन को अनाधिकृत तरीके से उड़ाने वाले और इस संबंध में अफवाह फैलाने वालों पर सख्त हुए हैं डीआईजी कलानिधि नैथानी। डीआईजी ने सभी थाना प्रभारियों को ड्रोन रजिस्टर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। बिना वजह ड्रोन उड़ाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी ने लोगों से अपील की है कि ड्रोन को रात्रि में हवा में न उड़ाएं और झूठी अफवाह भी न फैलाएं। झूठी अफवाह फैलाने पर कठोर कार्रवाई होगी। हाल फिलहाल में कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया में भ्रामक फैलाई गई थी ड्रोन से संबंधित। खास तौर से जनपद बुलंदशहर में थाना गुलावटी और औरंगाबाद में कुछ घटनाएं थी जो निजी एक तरह से थी और उनको ड्रोन से जोड़ करके प्रसारित किया गया था। तो उसमें वहां के जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा उसका खंडन किया गया। इसी तरह मेरठ में भी थाना परीक्षितगढ़ और किठौर में इस तरह की बातें प्रकाश में आई, जो एसएसपी मेरठ द्वारा भी उनका खंडन किया गया है। यह भी स्पष्ट कर दें कि जो ड्रोन्स हैं इनको उड़ाने के लिए विधिवत रूल्स हैं, एक ड्रोन पॉलिसी जो होती है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। अगली खबर जालौन से है, जहां जिले के जालौन बंगरा मार्ग पर ग्राम छिरिया सलेमपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। झांझ के चौथ मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गए। हादसे में करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र के छिरिया सलेमपुर के पास की बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु राजस्थान के झांझ में आयोजित चौथ मेले में शामिल होकर लौट रहे थे। कानपुर के मुस्लिम टैटू आर्टिस्ट फराज जावेद ने हिंदू मुस्लिम एकता का संकल्प लेते हुए सावन के पवित्र महीने में हिंदू भाइयों के लिए महादेव का फ्री टैटू बना रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट फराज का कहना है कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी बने कि हम सब हिंदू मुस्लिम में कितना प्रेम है, हम सब कितने सम्मान के साथ भारत की सरजमी पर मिलजुल कर रह रहे हैं।
उनका उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में नफरतों को खत्म करके आपसी सौहार्द बढ़ाना। वहीं यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने फराज को अपने ऑफिस विधानसभा लखनऊ में बुलाकर उनकी इस पवित्र सोच और कार्य की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया। फराज खान ने बताया कि सावन के इस पवित्र महीने पर हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर हमने इस सावन के पूरे महीने में हिंदू भाइयों के लिए 51,000 महादेव का टैटू फ्री बनाने का निर्णय लिया है, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनेगी। पिछले साल क्या मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए भेजा है और समाज को सुधार करना ही मेरा संकल्प है। और जब तक मैं आज आपके चैनल के माध्यम से प्रण भी ले रहा हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हर साल मैं ऐसी क्रांति चलाता रहूंगा जिससे पूरे यूथ को एक संदेश मिले कि हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं, एक साथ ही रहेंगे। आजादी की भी लड़ाई में हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े हैं और वही हमको आज भी याद रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पे भागित नहीं होना है, एक दूसरे का साथ देना है, नफरतें आपस में नहीं पलनी चाहिए। ये भाजी बहुत अच्छा चला रहे हैं। भाजी एक हिंदू मुस्लिम के लिए एक प्रतीक रखना चाह रहा है कि ये कैसा होता है। ये जो हम लोग के मन में एक वहम बैठा है हिंदू मुस्लिम है, ये इसके लिए वो अच्छा कर रहे हैं। भाजी ने हर साल सावन के महीने में एक भाजी नया कुछ निकालते हैं। जैसे अगली बार निकाला था राधा कृष्ण निकाला था, आपके भाजी महादेव निकाला है। ये इसके लिए भाजी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछली 2-3 सालों से कर रहे हैं, इस बार भी भाई ने रखा है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी अच्छा काम चल रहा है भैया का। और मेरी यही गुजारिश है ऊपर वाले से कि भाई का काम अच्छा से आगे चलता रहे। और भाई की इसमें तबीयत भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई थी, तो ऊपर वाले से यही गुजारिश है कि भाई को हमेशा सही रखें। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। अवसर पर इस बार भी एक्सपोर्ट टैटू ने एक मुहिम छेड़ी है हिंदू मुस्लिम की एकता को देखते हुए। 51,000 टैटू की उन्होंने एक मांग करी है। हमारे साथ जो यहाँ के दुकान के ऑनर हैं फराज जावेद जी, हम उनसे पूछेंगे कि जो इन्होंने 51,000 की जो टैटू एक मुहिम छेड़ी है, पिछले साल की तरह इस बार भी इन्होंने कहाँ से जो भक्त गण आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। फराज जी, पहले तो के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस अगले साल जो आपने जो एक मुहिम छेड़ी थी हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए, इस बार भी आपने वही कार्य किया है, तो क्या कहना चाहेंगे के न्यूज़ के माध्यम से? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा नाम फराज जावेद है और सभी के टीवी के व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। पिछले साल क्या मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए भेजा है और समाज को सुधार करना ही मेरा संकल्प है। और जब तक मैं आज आपके चैनल के माध्यम से प्रण भी ले रहा हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हर साल मैं ऐसी क्रांति चलाता रहूंगा जिससे पूरे यूथ को एक संदेश मिले कि हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं, एक साथ ही रहेंगे। आजादी की भी लड़ाई में हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े हैं और वही हमको आज भी याद रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पे भागित नहीं होना है, एक दूसरे का साथ देना है, नफरतें आपस में नहीं पलनी चाहिए। ये थे हमारे साथ फराज जावेद, ऑनर एक्सपोर्ट टैटू के मालिक। उनका लक्ष्य ये था कि 51,000 टैटू का जो कार्य था उनका पूरा हो चुका है। अब चाहे इस अगले साल भी इनकी इसी तरह कार्य जो है जारी रहेगा। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां उत्तर प्रदेश की 100 विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी नहीं थम रही लिफ्ट अटकने की घटनाएं। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में एक बार फिर लिफ्ट बीच रास्ते में अटक गई। बंद लिफ्ट में तकरीबन 20 मिनट तक बुजुर्ग महिला फंसी रही। लिफ्ट में 20 मिनट तक ब्लड प्रेशर की मरीज बुजुर्ग महिला की सांसें अटकी रहीं। मौके पर पहुंचे मेंटेनेंस और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला। घटना को लेकर नाराज सोसाइटी वासियों ने बिल्डर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। ये घटना ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई 2 स्थित आनंद आश्रय सोसाइटी के है। चाबी से भी नहीं खुल रही लिफ्ट, तो लॉक लग गया। तो तोड़ दो गेट ने, लॉक लग गया तो ये तोड़ दो इन्होंने। ये बगल रोड में रखते हैं। वो कहाँ है जो लिफ्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे लड़के? अरे तोड़ नहीं, तोड़ खुल रहे तो तोड़ दो गेट ने यार। तोड़ दो यार, साड़ी है ये लिफ्ट ले रहा था इनमें, गाना बजाओ यार साड़ी है, पता बीपी को मरीज वो टेस्ट कराएगा। खोलो बीर।
कानपुर चिड़ियाघर में मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच रहे सीनियर सिटीजन को मायूस लौटना पड़ रहा है। बताते चलें कि बर्ड फ्लू के चलते 56 दिन के लिए चिड़ियाघर को बंद किया गया था। उससे पहले मॉर्निंग वॉकर्स बड़ी संख्या में सुबह चिड़ियाघर से टहलने जाते थे, लेकिन अब जब चिड़ियाघर पूरी तरह से वायरस मुक्त हो गया है तो पूर्व की भांति मॉर्निंग वॉकर ने वहां टहलना शुरू किया तो चिड़ियाघर प्रशासन ने रोक लगाते हुए पूर्व में जारी किए गए पास को रद्द कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चिड़ियाघर के डायरेक्टर कन्हैया पटेल ने जू की गाइडलाइन का हवाला देते हुए बताया कि चिड़ियाघर में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए कोई नियम नहीं है। उनका कहना है कि सुबह के समय वन्य जीव एवं पशु पक्षी अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ऐसे में अगर मॉर्निंग वॉकर चिड़ियाघर में टहलने पहुंचेंगे तो वन्य जीव असहज महसूस करेंगे, जिसके चलते मॉर्निंग वॉकर्स के लिए चिड़ियाघर में रोक लगाई गई है। वहीं सीनियर सिटीजन ने मॉर्निंग वॉक पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर स्थानीय पार्षद से भी शिकायत की। उधर मीडिया से बात करते हुए पार्षद राजकिशोर ने बताया कि जल्द ही अधिकारियों से बात कर इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा। आजकल मैं सुबह चिड़ियाघर टहलने जाता था मॉर्निंग वॉक करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं समाज की सेवा कर सकूं। मैं एक समाज सेवक हूं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से आज चिड़ियाघर प्रशासन ने हम मॉर्निंग वॉकर्स को अंदर जाने की एंट्री बंद कर दी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा सकते अंदर। जैसा कि आप देख रहे थे कि कोरोना काल में एकमात्र चिड़ियाघर ही ऐसा स्थान था जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, टहलने जाते हैं। क्योंकि ये पॉश इलाका है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉकर आते हैं। अभी लगातार जैसे कि शिकायतें मिल रही हैं कि अब वर्तमान में चिड़ियाघर में टहलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ डीएम अनुपम शुक्ला और सीडीओ आनंद शुक्ला ने किया है। इसके अलावा परियोजना निदेशक व प्रभारी डीपीआरओ अनिल सिंह, डीसी मनरेगा विजय अस्थाना व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान प्रिट उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत जनपद स्तरीय समिति के सदस्यों एवं मॉडल ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डीएम अनुपम शुक्ला ने ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत उन्नयन सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण विषय पर जानकारी दी है। सीडीओ ने प्रशिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की। देखिए, इसमें यह है कि जो पंचायत हैं, पूरे देश भर की पंचायती राज मंत्रालय जो ग्राम विकास मंत्रालय है, वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हर पंचायत का एक पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स बनाया जाए। उस इंडेक्स के अनुसार उस पंचायत की रैंकिंग और ग्रेडिंग की जाए। तो पिछली बार हुआ था कि हमारे यहाँ 900 पंचायतों में से सिर्फ 200 ही पंचायत पार्टिसिपेट कर पाई थी। इस बार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी पंचायतें पार्टिसिपेट करें और पूरी ऑल इंडिया रैंकिंग होती है पंचायतों की। जो अच्छा परफॉर्म करती हैं उनको ग्रांट्स भी मिलते हैं। तो मेरा आपसे माध्यम से सभी प्रधानों से ये निवेदन है कि जो भी पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स है इसमें पार्टिसिपेट करें पोर्टल में। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। बांदा में समाजवादी महिला एवं उसकी एक सहेली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शालिनी पटेल व ज्योति मौर्य पर रंगदारी मांगने व SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। गिरवा पुलिस व महिला थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला शालिनी पटेल ने पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। आरोपी महिला शालिनी पटेल JDU की प्रदेश उपाध्यक्ष भी बताई जा रही है। गरीब रिक्शा वाले ने जबरन पैसे मांगने व जाति सूचक शब्दों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हमारे यहाँ दो महिलाओं शालिनी पटेल और ज्योति मौर्य नाम की दो महिलाओं को गिरफ्तार करके लाया गया था। यह मुकदमा थाना गिरवा में मुकदमा अपराध संख्या 233/2025 धारा 308 उपधारा 5 BNS और 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इन दोनों महिलाओं को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जनपद कारागार बांदा भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम तिथि 11/8/2025 नियत की गई है अग्रिम कार्रवाई। जनपद बांदा थानाध्यक्ष गिरमा और महिला थाना की टीम के द्वारा 29 जुलाई को शालिनी और ज्योति नाम की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।
इनके विरुद्ध कोतवाली नगर और थाना गिरवा में एक्सटॉर्शन आदि के अभियोग पंजीकृत थे। विवेचना से पर्याप्त सुसंगत साक्ष्य पाए जाने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इनमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में बीते एक सप्ताह से शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण खुद नगर आयुक्त सुधीर कुमार अपने आला अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर मौके पर ही टीम लगाकर सफाई कराई जा रही है। साथ ही घर घर से कूड़ा उठाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में शहर के कुछ क्षेत्रों में कूड़ा न देने की शिकायतें भी सामने आई हैं। घरों के अंदर गंदगी रखने पर नगर आयुक्त ने अब चालान करने के आदेश दिए हैं। सख्त रुख अपनाते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि घरों में लोग गंदगी रखे रहते हैं। सुबह जब कूड़ा गाड़ियां आती हैं तो उन्हें कूड़ा नहीं दिया जाता है, बल्कि लोग अपनी इच्छा से दिन भर इस कूड़े को बाहर फेंकते रहते हैं, जिसके कारण सफाई नहीं रह पाती है। ऐसे में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्र के ऐसे घरों को चिन्हित कर उन घरों पर चालान की कार्रवाई की जाए। देखिए, कानपुर में सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डोर टू डोर कलेक्शन और सफाई कर्मियों द्वारा उत्तम क्वालिटी का कार्य किया जाना। इन दोनों फ्रंट्स पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। सभी सफाई कर्मियों की अटेंडेंस के लिए हमने बायोमेट्रिक मशीनें क्रैक की हैं। सबका डिजिटल फेस के आधार पर हम डेली अटेंडेंस करेंगे। इसके अलावा जिन घरों से हमें कूड़ा नहीं मिल पा रहा है, हमने वहाँ पर तय किया कि वहाँ पर प्रवर्तन की कार्य की जाएगी, उन घरों का चालान किया जाएगा। और हम चाहेंगे कि कानपुर के सभी वासी हमारा इसमें सपोर्ट करें। जो आपके यहाँ गाड़ी आती है उसको अपना कूड़ा दें प्रतिदिन। हम अपनी तरफ से इंश्योर करेंगे गाड़ी वहां पर डेली जाए और डेली एक ही समय पर। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। जनपद कासगंज के नवागत जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने आज जिला मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस नवागत जिलाधिकारी ने कासगंज जिले में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी उसके बारे में जानकारी दी। वहीं नवागत एडीएम प्रणय सिंह ने के न्यूज़ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हमें काम करना होगा और थाने और तहसील पर आने वाले फरियादियों को समस्या ना हो, इसके लिए आईजीआरएस की सुविधा लागू की गई है। आईजीआरएस पर आने वाली समस्याओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिससे फरियादियों की समस्या का समाधान करके उन्हें संतुष्ट करना होगा। कासगंज में नए डीएम प्रणय सिंह ने चार्ज लिया है। आइए उनसे बात करते हैं। आज जो आपने चार्ज लिया अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, किस तरह के निर्देश दे रहे हैं? क्या देखिए, अधिकारी को निर्देश करने का फोकस है अपने विभाग की स्कीम जानना, उसको सही से इम्प्लीमेंट कराना। त्रैमासिक 3 महीनों के क्वार्टरली आप प्रोग्रेस करें, उसका टारगेट मांगे। ऐसा ना हो कि स्कीम का पैसा लैप्स हो जाए। दूसरा फोकस है कि जनपद के विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषक किसान से संबंधित विभागों से हमने समीक्षा करी, गोवंश, इन सब पर समीक्षा करी, उस पर विकास किया जाए और ऐसा ना हो कि उसको छोड़ दिया जाए। यदि आपसे हिला वाली है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। आप अगर बजट की आवश्यकता है आप हमें बताइए, बजट भेजिए, बजट की व्यवस्था करेंगे, शासन से बजट मांगेंगे ताकि विकास में लगाया जाए। साथ ही साथ वो बहुत ही कड़े निर्णय की जन सुनवाई में प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से फोकस करें और उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देंगे कि ये सब कार्यालय आपके ही है, आपको आना है, हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आप आना खींच के कोई आपको हमारे पास आइए। आप मुख्यालय अगर आप तहसील स्तर पर तो तहसील पर जाएंगे, उसके अनुसरण करेंगे किस तरह से हम कार्रवाई चल रही है और किस तरह से नहीं चल रही, और उसके बाद ही हम आपको लाभ करेंगे। मेरे साथ कासगंज के नए जिलाधिकारी प्रणय सिंह, जिन्होंने बताया कि जनता से ये अपील की है कि ज़्यादातर कार्यालय में आए और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।